नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और 69 बीपीएससी पीटी के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे थे। 8 फुल लेंथ टेस्ट हम अब तक करा चुके हैं, जो कि ध्याय आईएएस, दृष्टि आईएएस और एडिटोरिया से हैं, ठीक है। और जो नवा फुल लेंथ टेस्ट है ये हमने परफेक्शन आईएएस का कराया है। एक शेड्यूल हम आपको अभी दिखाएंगे, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। जो नवा फुल लेंथ टेस्ट है हमारा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का था, और जो ये 10वां फुल लेंथ टेस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एंशिएंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री का है, ठीक है। तो ये शेड्यूल हम दिखा दे रहे हैं, इसके हिसाब से हम आगे टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ये शेड्यूल है, इसमें हम मॉडर्न को करा चुके हैं, परफेक्शन आईएएस के टेस्ट को, और एंशिएंट और प्लस जो मिडिवल हिस्ट्री है ये आपका इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद ये अन्य टेस्ट जो हैं इसको इसी शेड्यूल से हम 1 बाय 1 करके करेंगे। इसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, 7 एनसीईआरटी बेस्ड, ये जो अभी हम करा रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। सेक्शनल टेस्ट हैं आपके ये सब्जेक्टिव, और 8 सेक्शनल टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। 3 रिवीजन टेस्ट हैं, और पीवाईक्यू का रिवीजन और करंट अफेयर टेस्ट, और 7 फुल लेंथ टेस्ट इसमें हैं। तो ये सभी हम आपको कराने वाले हैं। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री करा चुके हैं, इसमें एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। तो देखिए, जिस तरह से आयोग ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, 4 ऑप्शन रखेगा आयोग और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखेगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपकी तैयारी इससे और बेहतरीन धारदार हो जाएगी, क्योंकि इसमें 4 ही ऑप्शन है और इसी शेड्यूल से आप इसी पैटर्न पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर सेट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसकी जो प्लेलिस्ट है टेस्ट सीरीज़ की, उसको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से हम देख सकते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन 1 है, निम्न में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो 1776 में सबसे अधिक प्रमाणिक माने जाने वाला जो मनुस्मृति था, इसका अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटुला के नाम से कराया गया। सही है ये। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1784 में। ये भी सही है। ये डेट भी आप याद रखना। देखो, 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद हो रहा है अंग्रेजी में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो रही है कलकत्ता में। और सर विलियम जोन्स जो हैं, इन्होंने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है कालिदास का, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी सही है। तो देखा, आप इस तरह से क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि किस क्रम में क्या हुआ था। और जो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद था वो 1790 में ब्लिंकिश ने किया, ये गलत हो गया। हमसे असत्य पूछा है, तो पहले का राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो इसका सही क्या होगा? तो सही ये होगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया तो ब्लिंकिश ने ही था, बट 1790 में नहीं कराया था, ये कराया था 1785 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 बंजारे आए। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया, उसके बाद उनके सम्मुख 2 बंजारे आए, और यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम क्या क्या थे? तो इनके नाम थे तपस्सु व मल्लिक, या राइट आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। देवदत्त तो इनका चचेरा भाई था। तो तपस्सु और मल्लिक बंजारे आए थे। क्वेश्चन 3 है, असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, हमें जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो सत्य कथन असत्य कथन में विशेष ध्यान दे रहा है, या कौन सा सही नहीं है, इस तरह से स्टेटमेंट दे रखा होता है, पूछ रहा होता है, तो आपको जो है कन्फ्यूजन हो जाता है और इसमें गलत हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो ध्यान देना है। इसमें असत्य कथन पूछा है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विसेंट आर्थर स्मिथ ने की थी। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना जो है किसने की थी? विसेंट आर्थर स्मिथ ने, ये सही है। और इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। तो प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है 1904 में इन्होंने, किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया, ये भी सही है। और इतिहास के प्रति स्मिथ का जो दृष्टिकोण था वो साम्राज्यवादी था, ये भी सही है। और इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। तो देखो, सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, ये तो हाँ, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन नहीं है, बल्कि अन्य घटनाओं का भी वर्णन है। तो राइट आंसर इसका डी हो गया, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। क्वेश्चन 4 है, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 तक ये रहे। इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो इनकी पुस्तक आ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री, आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री। तो ये दोनों ही इनकी पुस्तकें थी। देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं,
और एनसीईआरटी से पेपर बन रहा है, जैसे कि हमने बीपीएससी टीचर में भी देखा होगा। तो बिहार का बहुत फोकस है, बिहार की सभी परीक्षाओं का एनसीईआरटीज़ पे। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिले और आपकी अच्छी एक तैयारी भी हो जाए। ठीक, 1 महीना बचा है, हम लगातार टेस्ट सीरीज़ कराते रहेंगे। आप चैनल से जुड़ सकते हैं। निम्न कथनों में से असत कथन का चयन करें। तो 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना, जो हिंदू पॉलिटी है इसकी रचना केपी जायसवाल ने की थी। ये सही है। जो हिंदू पॉलिटी है उसकी रचना केपी जायसवाल ने की 1924 में। वंडर दैट वाज इंडिया, इसकी रचना एल वॉसम ने की। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की बुक है वंडर दैट वाज इंडिया, ये भी सही है। और नेक्स्ट है वंडर दैट वाज इंडिया, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, असत्य जो होगा डी होगा। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने नहीं की थी, ये की थी प्रशांत सान्याल ने नहीं की थी, ये डीडी कौशाम्बी ने की थी। ठीक है, याद रखना आप, ये बुक से भी पूछ लेता है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन, तो देखिए इसमें असत्य पूछा। ये असत्य क्यों पूछा है? क्योंकि असत्य पूछने का यहाँ पे आपका जो पेपर लगाने का मतलब है, प्रैक्टिस सेट लगाने का, प्रैक्टिस करना। तो असत्य जब पूछेगा तो आपको 3 ऑप्शन सही पता होने चाहिए और 1 गलत, तो आपको तीन ऑप्शंस का रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज में पूछा गया है असत्य। तो फर्स्ट है टीला पृथ्वी की सतह के, असत्य बताना है। टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। तो इस तरह से टीला होता है, पुरानी बस्तियों के इसमें जो है अवशेष रहते हैं। तो पहला तो सही हो गया। और दूसरा है एकल सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। तो एकल वाले जो टीले होते हैं उसमें एक ही संस्कृति होती है, सही है। और दक्षिण भारत के कुछ लोग जो होते हैं वो मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे और ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते थे, ये भी सही है। तो कब्र, मान लो ये कब्र है और इस पे यहाँ इसमें गाड़ा उन्होंने और यहाँ पे एक पत्थर खड़ा कर दिया, ठीक है, इस तरह से, तो ये इसे कहते थे मेगालिथ। और नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले हैं, ये गलत हो गया, ये गलत। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। क्योंकि ये क्यों गलत है? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं वो मौर्योत्तर काल से मिले हैं, गुप्त काल से नहीं, मौर्योत्तर काल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, तो ये गलत हो गया। क्योंकि अभी हमने बताया सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले तो हैं सबसे अधिक सिक्के तो मौर्योत्तर काल में मिले हैं, लेकिन सोने के जो सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं वो गुप्त काल में मिले हैं। तो उस ऑप्शन में अगर इस ऑप्शन में अगर यहाँ गुप्त काल दिया हुआ होता, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के मिले हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। और यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ होता मौर्योत्तर काल में सोने के मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए, तो ये सही हो जाता। लेकिन पूछा है सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए, तो ये तो किए गए थे गुप्त काल में, ठीक। तो ये गलत हो गया, राइट आंसर इसका ए हो गया। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं गुप्तोत्तर काल से, जिससे ये प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। राइट आंसर इसका ए हो गया। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, स्टेटमेंट दोनों सही हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, हल्का सा धुंधला, बट नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं। तो किस प्रकार हैं, कौन कौन से शिलालेख थे? तो सहवाजगढ़ी शिलालेख था, कालसी शिलालेख जो उत्तराखंड में है, गिरनार और एरागुड़ी शिलालेख। ये सभी शिलालेख जो हैं उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने पर सही क्रम इन्होंने पूछा है। तो है तो ये सभी शिलालेख अशोक के, तो उत्तर से दक्षिण आपको ये लगाना है इनका क्रम। तो पहले आपका हो गया सहवाजगढ़ी शिलालेख, फिर हो गया कालसी शिलालेख। सहवाजगढ़ी शिलालेख जो है पेशावर पाकिस्तान में है, सबसे ऊपर हो गया। थोड़ा नीचे आएंगे तो कालसी शिलालेख उत्तराखंड आपका देहरादून में है। तो
उससे नीचे आएंगे गिरनार पड़ेगा गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में, फिर एरीगुड़ी अभिलेख ये पड़ेगा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन 10 है, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल फर्स्ट से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। तो महिपाल फर्स्ट से संबंधित जो कथन है उनको बताना है। ये विग्रहपाल का उत्तराधिकारी था, सही है, विग्रहपाल का उत्तराधिकारी था ये। और जो है इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, ये भी सही है। और राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी, तो पश्चिम में वाराणसी तक इसकी सीमा थी, सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसकी राजभाषा प्राकृत थी, तो ये सही है। इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, ये भी सही है। इन्हें शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया था इन्होंने, तो सही है ये। और अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अमरावती का जो प्रसिद्ध स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? सातवाहन काल में ही हुआ था, तो सभी सही होगा इसके। ठीक है, सभी सही हैं। तो देखिए इसमें इसीलिए इस तरह के ऑप्शंस भी दिए गए हैं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ हुआ था। तो ज्यामिति और गणित का जो अध्ययन है वो शुल्ब सूत्र से आरंभ हुआ है। शुल्ब सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की मापों का विधान दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन बताइए। किससे? जैन ग्रंथों से संबंधित। तो बौद्ध और जैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं असत्य कौन सा है। जैन ग्रंथों की रचना जो हुई है वो प्राकृत भाषा में हुई है या अर्धमागधी भाषा में हुई है, सही है। 6वीं सदी ईसा पूर्व में गुजरात के जो वल्लभी नगर थे इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। तो सेकंड जो जैन संगीति हुई थी वो यहीं हुई थी, तो ये भी सही है। और है 13 सी जो है, जैन ग्रंथ में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। तो जब कोई एक्सट्रीम वर्ड दिखे तो वो गलत, आप समझ जाना गलत है। तो ये गलत हो गया और हमसे असत्य ही पूछा है, राइट आंसर इसका सी हो गया। और फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के लिए उल्लेख जो है बार बार मिलता है, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट है, ये आपको स्पेस दे रखा है। यहाँ से किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, जिसका निर्माण जो है किसने किया था? और रिक्त स्थान, इसमें देखो 2 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो पहले तो इसका सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था और कहाँ हुआ था? गिरनार पर्वत पे ये सुदर्शन झील स्थित है। तो पुनरुद्धार किसने करवाया, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने, इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौटिल्य के ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र, ये इससे संबंधित असत्य कथन बताइए। इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था ये एक महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, तो ये सही है। ये 18 अधिकरणों तथा मतलब या खंड बोलते हैं जिसे, इसमें विभक्त है, तो ये गलत हो गया क्योंकि 18 में नहीं विभक्त है, ये है जी 15 में विभक्त। तो राइट आंसर तो इसका बी हो गया। लेकिन और ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा खंड सबसे अधिक पुराना है, सही बात है। और इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की थी, मतलब एक ने ही, कौटिल्य ने अकेले नहीं की है, कई कालों में ये समाप्त हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग कौटिल्य ने ही की थी, तो इसका राइट आंसर तो हम बता चुके हैं, बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें वर्णन है, तो किसका वर्णन है इसमें? इसमें है गुप्तकालीन समाज का वर्णन। ठीक, 17 है, संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख, जो संगम ग्रंथ थे उसमें किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है कावेरी पट्टनम का। ओके, किस मसाला को यवन प्रिय कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं अवन प्रिय, यवन प्रिय जो कहा गया है, यवन प्रिय ये कहा गया है गोल मिर्च को। गोल मिर्च ये इस तरह से जो काली मिर्च होती है गोल शेप में होती है, इसीलिए इसको गोल मिर्च कहते हैं। काली मिर्च भी अगर यहाँ पे हो तो राइट आंसर वही माना जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 19 है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 एडी में हुई है, तो इसके मध्य किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई है?
ये की गई है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो किताब लिखी है वो एक अज्ञात लेखक ने लिखी है, उनका नाम हमें ज्ञात नहीं हो पाया है। और इसमें इस किताब में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये बुक है, इसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर से होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। इसका समय याद रखना 80 से 115 AD है, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, ये एक पुस्तक कौन सी है? तो ये है नेचुरल हिस्टोरिका, और ये 115 ईस्वी में प्लिनी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों को उत्तर से दक्षिण बताना है, ये व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊपर तो देखो कैलाश मंदिर हो गया, सबसे ऊपर हो गया कैलाश मंदिर, तो ये 2 नंबर वाला सबसे ऊपर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि कैलाश मंदिर सबसे ऊपर है, उसके नीचे है होयसलेश्वर मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा में हो गया, सालेश्वर मंदिर जो है वो हलेबीड में हो गया, और थर्ड है ब्रह्मदीश्वर मंदिर, ये हो गया तंजौर में, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मीनाक्षी मंदिर, ये हो गया मदुरई में। तो 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसमें राइट आंसर बताना है। तो विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में, सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में हुआ, और गुप्त संवत का आरंभ 319 ईसा पूर्व हुआ। तो देखिए आप विक्रम संवत और शक संवत को लेकर जरूर कन्फ्यूजन होता होगा, तो इसे कैसे याद रखना है, ऐसे समझिए आप इसे। जो शक संवत है सा और सा से 7, तो 7 से स्टार्ट हो शक संवत, और बाकी जो बचा 57 ये विक्रम, ठीक है। ये बाकी आप याद रख सकते हैं जब एक क्लियर कर लेंगे। तो गुप्त संवत का आरंभ 319 ईसा पूर्व हुआ, ये सभी सही हैं, 22 का राइट आंसर सी। कल्हड़ की जो रचना है रास तरंगड़ी, इसमें चर्चा की गई है, तो किसकी चर्चा की गई है? इसमें चर्चा हुई है कश्मीर के राजाओं का, ठीक है, कश्मीर के राजाओं का इसमें उल्लेख है। क्वेश्चन 24 है, प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पे स्थित नहीं था? ये पूछा है कौन सा नहीं था, तो अरिकमेडु, या फिर महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, या सोपारा। तो सोपारा देखिए यहाँ पे कोरोमंडल तट पे नहीं था, तो सोपारा कहाँ पे था? सोपारा जो आपका था वो बंदरगाह गुजरात के तट पे स्थित था, ठीक। और जो अरिकमेडु है ये आधुनिक नाम महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल पे ही अवस्थित थे। अरिकमेडु आधुनिक नाम दिया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, ये मुख्यतः किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे चांदी के, ठीक है, चांदी के बने हुए होते थे। प्राचीन काल में मुंगेर जिले की जो खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं इसमें चांदी की खानें मौजूद थीं, और अकबर के समय इन खानों का जो है उल्लेख मिलता है। 26 है, प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थीं जिनका उल्लेख अकबर के समय में मिलता है? तो ये हमें ऊपर देखो एक्सप्लेनेशन में बताया है, तो ये बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो देखो एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके अन्य क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। क्वेश्चन 27 है, असत्य कथन बताइए। तो असत्य कथन बताना है इसमें। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। नहीं जी, पृथ्वी जो है वो 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। वैसे तो इसका राइट आंसर ए हो गया, लेकिन हम और ऑप्शन भी देखेंगे। माना जाता है कि मानव पृथ्वी पर प्लेस्टोसीन का आरंभ में पैदा हुआ था, ये सही है। आदिम मानव के जीवाश्म जो है या फॉसिल्स जो हैं भारत में नहीं मिलते हैं, सही है। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तीनों अवस्थाएं आप कमेंट करके बताइए। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किससे मिलता है? तो पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये किससे मिलता है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर। राइट आंसर सी हो गया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य, और राजस्थान में बागौर से। तो याद रखना। देखिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम ये पूरी टेस्ट सीरीज आप कंप्लीट कर सकें, यहाँ से कोई भी आपसे टेस्ट मिस ना हो, ठीक।
और पूरा कंप्लीट हम टेस्ट कराएंगे, और सिर्फ परफेक्शन का ही नहीं, परफेक्शन का शेड्यूल वाइज कराएंगे, और अन्य भी कोचिंग्स का, ध्येय आईएएस का, दृष्टि आईएएस का, एडिटोरिया, आस्था आईएएस, सभी कोचिंग्स के हम बीपीएससी के टेस्ट कराएंगे। ठीक, 69 बीपीएससी के लिए। 29 है, नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे? तो ये किस जगह दफनाए जाते थे? ये दफनाए जाते थे बुरजहोम में। और बुरजहोम कहाँ पे है? बुरजहोम किस जगह पे है? आप कमेंट करके बताइए। बुरजहोम आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। क्वेश्चन 30 है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? तो ये थे कालीबंगा में। कालीबंगा किस जगह पे है? मैं ये पूरी वीडियो करा चुका हूँ, आप सर्च करना सिंधु घाटी सभ्यता, आपको मिल जाएगी उसमें वीडियोज़ में जाके। और साथ में मैंने जो है बिहार पीसीएस के लिए बिहार जीके भी कराई है, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बिहार जीके का। और साथ में बिहार की जो स्पेशल करंट अफेयर है, एक वीडियो में कंप्लीट 6 महीने की कवर कराई है। ठीक है, बिहार स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता था? कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका सबसे पहले पूछा है, ये मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। 32 है, गुप्त काल से संबंधित असत कथन बताना है। तो असत कथन इसका ये हो गया डी, समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है, फाहियान के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, समुद्रगुप्त के समय नहीं, ये फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आया था। और मैं बता रहा था चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 के सभी नाम याद रखा आप, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह शंकु, बैताल भट्ट, घटकरपर, बारामेहर और बरुरुचि, ये सभी इनके नाम हैं। और फाहियान जो था, इसकी यात्रा के दौरान इसने अपने अनुभवों पे एक किताब लिखी, इसका नाम था फुकुओकी। ठीक है। बाकी ये धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, सही है, ये सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, ये भी सही है। और बारहमेहर ने खगोल शास्त्र पर बृहद संहिता की रचना की है, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों में असत कथन का चयन करें। तो असत कथन कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, सही है। हड़प्पाई लोग जो है कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में बड़े कुशल थे, ये भी सही है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उनकी मोहरें हैं, राइट है। और जो पत्थर की मोहरें हैं और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने मिले हैं, ये हो गया जी गलत। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो गया। 40,000 नहीं, मात्र 4,000 नमूने मिले हैं। 34 है, हर्ष के जो पूर्व वर्धन वंश था, इसकी राजधानी बतानी है, कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी थानेश्वर, जो कि कन्नौज में है। किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, और हर्ष ने इसको राजधानी अपने बनाया, वो बनाया कन्नौज को। तो ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें भी असत्य कथन हमसे पूछा है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीतमा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, नदीतमा, तो नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। तो सिंधु नदी को नहीं कहा गया है, ये असत्य कथन बी हो गया, क्योंकि सिंधु को नहीं, ये सरस्वती नदी को कहा गया है। और संभवतः आर्य लोग तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त करते थे, ये सही है। आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास आया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, असत्य कथन पे आपको जो है विचार करना है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर, सही है। और आर्यों के 6 कबीले थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। तो 6 कबीले नहीं थे भाई, जब नाम पंचजन है तो कबीले कितने होने चाहिए? 5। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, पुरोहित विशिष्ट पंचजनों से संबंधित हैं, सही है। और दशराज युद्ध परशुनी नदी के तट पे हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है,
असत्य कथन इसमें भी बताना है आपको। तो ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई हैं, तो ये जो है सही है। मतलब ये असत्य पूछा है तो ये असत्य हो गया, गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्यों? क्योंकि अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई हैं, सांड को लेकर नहीं हुई हैं। गाय को अगन्य कहा जाता था, अगन्य कहा जाता था, मतलब नहीं मारने वाला। तो क्वेश्चन 37 का बी ऑप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि है, सही है। और ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं थी, ये भी सही है। और अयस शब्द जो है इसका प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, जो बृहस्पति था वो चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान हुआ करता था। जो कुल्पा था वो परिवारों का प्रधान हुआ करता था। ग्रामीणी लड़ाकू दल का प्रधान हुआ करता था। और जो पुरोहित था वो हुआ करता था, ये पुरोहित वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पुरोहित राजा की सहायता करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। एक तरफ विद्वान हैं, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। पतंजलि जो है इनकी कृति थी महाभाष्य, और चरक की कृति थी, ये पतंजलि की महाभाष्य दे रखी है। और बाकी नागार्जुन, पहले हम जो दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। नागार्जुन की कृति थी माध्यमिक सूत्र, और अश्वघोष की कृति थी इनकी कई कृतियाँ थी इनकी, देखो एक बुद्धचरित भी थी, और बाकी सारीपुत्र प्रकरण, सौदरानंद भी थी इनकी। और वासुमित्र जो थे इनकी कृति रह गई कौन सी? महाविभास। राइट आंसर इसका ए हो गया। तो अन्य कृतियों की हम बात कर रहे थे। पतंजलि की महाभाष्य थी, चरक की चरक संहिता, भरत की नाट्यशास्त्र, और बाकी अश्वघोष की हम बता ही चुके हैं आपको, सौदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है। असत्य कथन इसमें बताना है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है, तो ये सही है। और व्रीहि का अर्थ चावल से है, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, सही है। सभा समिति व विधत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रहीं, गलत है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। क्यों गलत है? क्योंकि ये गलत इसीलिए है क्योंकि ऋग्वैदिक जनता वाली सभी सभा और समिति के दिन लद गए थे उत्तर वैदिक काल में, उस टाइम तक ये अस्तित्व में नहीं रही थी। क्वेश्चन 41 है। असत्य कथन बताना है। 41 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ, सही है। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि ये भारत से बाहर जापान तक पहुंच गया, ये भी सही है। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य विकास में प्रेरणा देता रहा, सही है। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है गलत हो गया, ये गलत लोकेशन है यहाँ पे, मतलब ये बता रहे हैं यहाँ तक फैले हुए थे बौद्ध धर्म के लोग। 41 का राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 42 है। लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो जो लोकायत दर्शन है इसकी स्थापना की थी चारवाक ने। और बाकी 43 देख लेते हैं। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई थी, सही है। इस रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्णकाल क्या कहा जाता है? बिजारत का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुगलक काल को। नेक्स्ट है आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या होगा? फर्स्ट है आर्यभट्ट से बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की, सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया, सही है। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? डी। ये गलत है क्योंकि इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमती है, ये गलत है। इन्होंने बताया था सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। असत्य पूछा है हमसे। 46 है। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बट गए। बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हुआ तो अनेक राज्य जो है स्वतंत्र राज्यों में बट गए। इनमें से कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल थे? तो बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा, ये सभी इसमें शामिल थे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इससे संबंधित। जो बीजापुर था इसमें सबसे योग्य शासक इसका था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय।
इसको जो है गरीबों के प्रति उदारता थी इसकी बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसे अबल बाबा कहते थे। पूछा जा सकता है अबल बाबा की उपाधि किसे दी गई थी, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, जो कि बीजापुर का सबसे योग्य शासक था। अहमदनगर जो है इसका संस्थापक था मलिक अहमद। बरार, ये सबसे पहले बरार जो है अलग हुआ था बहमनी साम्राज्य से। गोलकुंडा, यहाँ के सबसे जो सुल्तान थे मोहम्मद कुली, यहाँ के शासक थे सुल्तान मोहम्मद कुली। इन्होंने 1592 में हैदराबाद नगर का निर्माण और 4 मीनार का निर्माण करवाया था 1592 में। बीदर जो है इसके बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री अमीर अली बरीद शाह ने 1527 में बीदर में स्वतंत्र बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। 47 देख लेते हैं। पुस्तक दे रखी है इधर और इधर लेखक दे रखे हैं। तारीख रसीदी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये एंशिएंट हिस्ट्री की पुस्तक और लेखक वाला पोर्शन, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है। तो तारीख रसीदी जो है ये मिर्ज़ा हैदर दोगलत जो हैं इनकी पुस्तक है। और तारीख हुमायूनी पुस्तक है जौहर आफ्ताबची की, सही। और तारीख शेरशाही ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है अब्बास खां शेरवानी की। और तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। तो तारीख रसीदी हो गई मिर्ज़ा हैदर दोगलत की, और तारीख हुमायूनी जौहर आफ्ताबची की। तारीख शेरशाही ये अब्बास खां शेरवानी, शेर इसमें भी आ रहा है, शेर इसमें भी है तो याद रखना। तारीख शेरशाही शेरवानी की है। तबकात अकबरी ये निजामुद्दीन की है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद की। राइट आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, सुश्रुत से संबंधित सुश्रुत जो थे इससे संबंधित असत्य कथन बताना है। तो क्या है असत्य कथन? पहला है इनकी रचना सुश्रुत संहिता है, ये सही है। सेकंड है इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया है, सही है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है, तो ये गलत है। 101 का नहीं 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। और बाकी रोगों के इलाज के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया, सही है। तो इसका गलत असत्य कथन हो गया सी, राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, चरक से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो चरक से संबंधित क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन है। चरक ये जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं, ये गलत है भाई। चरक ये नहीं जानते थे, सी सही है, क्योंकि शायद चरक ये नहीं जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती हैं। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऋग्वैदिक काल में जो दुहित्री कहते थे ये किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था बेटी को, और गाय को कहते थे अगन्या, ठीक है। और दुहित्री मतलब होता है दूध दूहने वाली, जो गाय को दूहती थी, इसीलिए दुहित्री बेटी को कहते थे। उस टाइम बेटियां ही गाय को दूहती थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया, जिनमें शामिल हैं, तो कौन कौन शामिल हैं इसमें? श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और जापान सभी शामिल हैं। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राचीनतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा, बन्नदा, सुखदा कहा गया है? तो ये किस में कहा गया है? सुत्त निपात में, ठीक। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद जो सबसे ईस्ट में है उसको बताना है। तो ये है अंग महाजनपद। ये किस जगह पे है? अंग महाजनपद। तो ये पूर्व से शुरू करने पर पहले नंबर पे आता है, जिसमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। 54 जो है, असत्य जोड़े का चयन कीजिए। महाजनपद और राजधानी दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, लिच्छवी की राजधानी वैशाली और काशी की राजधानी कुशीनारा नहीं है, वाराणसी होगी। राइट आंसर डी, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उसी टॉपिक से दिए हुए हैं जिससे हर बार पूछे जाते हैं, और इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये जो है इनका क्रम दे रखा है वंशों का। तो पहला देखो, इसकी ट्रिक होती है ना, ये हसीन और मासूका, इस तरह से हम ट्रिक बनाते हैं ना, हसीन मासूका। तो हा से हरेक वंश, सा से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश हो गया, और माँ से मौर्य वंश हो गया,
ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? तो ये करती थी 6 समितियां। नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है, तो अशोक के अभिलेखों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? ये बांटा गया है सब, ये जो दीर्घ शिलालेख है, लघु शिलालेख है पृथक, और दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, ये सभी में बांटा गया है। राइट आंसर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, अशोक से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो अशोक से संबंधित असत्य कथन क्या होगा? पहले देख लेते हैं, अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्धों का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया, सही है। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भी भेजा इसने, और अशोक का जो आदर्श था वो राजा पिता तुल्य होता है, ये था आदर्श वाक्य। अशोक के सभी अभिलेखों में इसका नाम जो है अशोक मिलता है, गलत है। इसका राइट आंसर डी हो गया, क्योंकि अशोक का भिन्न भिन्न अभिलेखों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। अशोक के 4 अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयलम, जिसमें उसका नाम जो है अशोक मिलता है, ठीक है, सभी में नहीं मिलता है। 59 है, हिंद यूनानी शासक जो था मिनांडर, इसने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं। इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हु। तो मिलिंद पन्हु पूछ सकता है किससे संबंधित है, इसमें क्या किस चीज़ का वर्णन है? तो इसमें हिंद यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन, इनकी वार्ता दी हुई है कि जो मिनांडर ने क्वेश्चन पूछे थे बौद्ध धर्म से संबंधित नागसेन से। क्वेश्चन 60 है, मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम बताना है। ये क्वेश्चन देखिए सेम यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2023 में। तो इनका क्रम बताना है। सबसे पहले यवन आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर कुलाड़ जो कुषाण थे वो आए थे, ठीक है। तो कोई पूछे ना पक गए, तो या सायस पा का पक गए, ठीक है। यहाँ से यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन बताना है, उन्होंने पुरानी सड़क का जीर्णोद्धार किया जिसे भव्य ट्रंक रोड कहा गया। तो इससे जो है भव्य ट्रंक रोड कहा गया, सही है, ये सही है। उन्होंने इस सड़क पर प्रत्येक 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे एक सराय का निर्माण कराया। ये गलत है, क्योंकि उसने 2 कोस पे यानी लगभग 8 किलोमीटर पे एक सराय का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईसा पूर्व के ईस्वी के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इसका पुनरुद्धार किसने कराया था? इसका पुनरुद्धार कराया था धर्मपाल ने। ओके। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो प्रतिहार साम्राज्य जो था इसका वास्तविक संस्थापक था भोज। नागभट्ट प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है, किंतु इस साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक भोज ही माना जाता है, ठीक है। फर्स्ट 64 है, बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो बख्तियार खिलजी तो उन्हें जो है मुइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जो बख्तियार खिलजी था उसे मुइजुद्दीन के द्वारा बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था, और उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया। दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजराज प्रथम ने। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन है 66, पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। 10वीं सदी के बाद उनके पतन से बौद्ध धर्म को गहरा आघात लगा, लेकिन उसे इससे भी गंभीर क्षति उसके अंदर जो कुछ हुआ उससे हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सन 1001 में महमूद गजनबी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर दिया? तो ये कौन थे? जयपाल। 68 है, मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार जो है वो किसे प्राप्त हुआ? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण, ये एरण अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर एरण अभिलेख से मिलता है कब? ये एरण अभिलेख जो है 510 ईस्वी का माना जाता है, और भानुगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के शासकों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तुर्कान चहलगानी का गठन जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, खून और फौलाद की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? वो अपनाई थी बलबन ने।
कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था? तो चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 73 है, एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व किसने किया? दिल्ली से दूर जाकर किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। एकमात्र इसका ये अभियान था। 74 है, अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से कहाँ हुई थी? तो ये जो इसकी मुलाकात हुई थी वो गुजरात अभियान के दौरान हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो ये खुसरो को। नेक्स्ट है 76, दिल्ली सल्तनत से संबंधित जोड़ों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विभाग हैं, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। विभाग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित, तो दीवान ए अमीर कोही जो था इसका संस्थापक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका संस्थापक था। एक मिनट, दीवान अमीर कोही का मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवान मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, और दीवान अर्ज का बलबन था, और दीवान मामलिकात ये बहराम शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 76 का सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। 78 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, इसके बीच की दूरी क्या थी? इसके बीच की दूरी 1500 किलोमीटर थी। इब्ने बतूता किसके काल में दिल्ली आया? तो इब्ने बतूता ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। किन सुल्तानों या सुल्तान के काल में भू राजस्व उपज का आधा हिस्सा रहा? तो किसके समय में ये आधा हिस्सा रहा था? ये रहा था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। राइट आंसर सी हो गया। 81 देख लेते हैं, किस सुल्तान ने सेना में वंशानुगत का सिद्धांत लागू किया था? तो ये लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर, जिसको जहांगीर भी कहते थे, इसका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से। किस सुल्तान के राजमहल का वर्णन करते हुए 1000 स्तंभों वाले दरबार की चर्चा की गई है? तो ये किस राजमहल का वर्णन है? किस राजमहल का वर्णन किया गया है? किस सुल्तान के राजमहल का? मोहम्मद बिन सुल्तान के राजमहल का इसमें वर्णन है, जिसको कहा जाता था 1000 स्तंभों वाला दरबार। 84 है, कुतुब मीनार के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? तो ये पहले क्या था? पहले ये विष्णु मंदिर था। ठीक है, विष्णु मंदिर था, उसके बाद इस पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। 85 है, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है निजामुद्दीन औलिया का है। 86 है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। ये हिंदू धर्म से थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। किसके निर्देश पे हरिहर और बुक्का पुनः हिंदू धर्म में आए थे? तो ये गुरु विद्यारण की दीक्षा से। ठीक है, राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन 87 है, विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? तो तुंगभद्रा नदी पे बांध बनवाया था देवराय प्रथम ने। और देवराय प्रथम जो था, इसने नहरें निकलवाई और उनसे जो है राजधानी तक पानी लेके आया ये। 88 है, निम्न में से किस शासक ने खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया और दौलताबाद के निकट एक वेधशाला बनवाई थी? तो ये बनवाई थी फिरोज शाह बेहमनी ने। 89 है, मनसबदारी प्रणाली से क्वेश्चन बनते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें मनसबदारी प्रणाली जो है पूरी तरह से पता चल जाएगी। क्या थी मनसबदारी प्रणाली? इस मनसबदारों को वेतन में ना देकर जागीरों में दिया जाता था। इसमें वेतन कैश नहीं दिया जाता था, बल्कि जागीरें दी जाती थी। सही है। वही जो है दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था। और शाहजहाँ के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। सही है, 89 का राइट आंसर सी सही होगा, क्योंकि ये गलत हो गया। शाहजहाँ के समय मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो अच्छे से चल रही थी। और आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवा और रो पैमाने पर दिए जाने लगा। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के समकालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये पुर्तगाली गवर्नर जो था वो अल्मेडा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 91। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी किससे संबंधित है?
ये जौनपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक। 92 है जैनुलाब्दीन को कहा जाता था, किसको कहते थे जैनुलाब्दीन, तो ये कहा जाता था कश्मीर का अकबर, जैनुलाब्दीन को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीसीएस में। कौन सा सूफी संत योगिक प्राणायाम भी करता था और इसमें वह इतना पारंगत था कि योगी लोग इसे सिद्ध पुरुष कहा करते थे, तो ये थे निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है 94 कुषाणों से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो कुषाण उन 5 कुलों में से एक थे जिनमें यूची जनजाति विभाजित थी, सही है। कुषाणों ने सबसे पहले उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया जहां उन्होंने यवनों को विस्थापित किया, गलत हो गया ये, पहला राइट आंसर इसका ए हो गया। तो कुषाण जो थे इन्होंने सबसे पहले उत्तरी अफगान पे कब्जा जरूर किया था, लेकिन वहाँ से कुषाण यवनों को नहीं शकों को प्रतिस्थापित किया था। मैं यूनानी आक्रमणकारियों का जो क्रम था विदेशी आक्रमणकारियों का वो बताया था मैंने, क्या था, यस पक। ठीक है, तो ये यवन, शक और पहलव और कुषाण इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 95 है दारा शिकोह के संदर्भ में बताना है। दारा शिकोह जो था इसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था और वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी, सही है, सी हो गया इसका। 96 सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में असत कथन बताना है। तो इनका जन्म 1489 में रावी नदी पर तलवंडी में हुआ, गलत हो गया, क्योंकि रावी नदी पे तलवंडी में तो हुआ था लेकिन 1489 में नहीं, 1400 कब हुआ था, 1469 में, सही है। और इस असत्य पूछा है, पहला गलत हो गया, पहला राइट आंसर ही इसका सही माना जाएगा। और ये रबाब नामक साज बजाया करते थे। भारत के साथ श्रीलंका व मक्का तथा मदीना तक यात्रा की इन्होंने और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है बाबर से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो जो बाबर था, बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। ये कठोर अनुशासनवादी और काम लेने में सख्त था। ये कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी था, सही है, राइट आंसर इसका डी हो गया, क्योंकि असत्य पूछा है और डी असत्य है। इसका प्रसिद्ध संस्मरण तुझके बाबरी उर्दू में नहीं बल्कि टर्की में लिखा है, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 है शेर खां से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो जो शेर खां था इनका मूल नाम फरीद था और इसकी इसका पिता जो था वो जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षण ने एक शेर को मारने पर दिया था। ये तीनों सही हैं ऊपर के, राइट आंसर इसका डी हो गया। डी गलत है क्योंकि शेरशाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर कश्मीर होते हुए सिंधु तक फैला था, ये गलत हो गया, कश्मीर को छोड़ के सिंधु तक फैला था, ठीक। क्वेश्चन 99 है शेरशाह के शासनकाल में किसने कहा कि कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाए तो शेरशाह के द्वारा दी जाने वाली सजा के भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास फटकने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट दिया था अब्बास खान शेरवानी ने। और क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है शेख फरजुद्दीन गज शंकर की दरगाह अजूधन पाकिस्तान में है और अकबर प्रथम शासक था जिसने मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर इमारत का निर्माण कराया। तो इसका राइट आंसर ए हो गया क्योंकि पहला ही सही है, दूसरा गलत है। दूसरा इसीलिए गलत है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक था पहला शासक, अकबर नहीं था। 101 है कालानौर में जब अकबर को शासक बनाया गया तो अकबर की उम्र कितनी थी, तो अकबर की उम्र 13 वर्ष 4 माह थी। को 102 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया, क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है। 1191 में ये लड़ाई हुई थी। मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। महमूद ने भारत के केवल हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि उसने केवल मुस्लिम हिंदू राजाओं पे ही आक्रमण नहीं किया था बल्कि मुस्लिमों पे भी किया था, राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 है अकबर के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो अकबर ने गुजरात अभियान 1563 में किया, यही गलत है, राइट आंसर ए हो गया, क्योंकि अकबर का जो गुजरात अभियान था वो 1572 से 73 में हुआ था, 1572 से 73 के बीच। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई, ये सही है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा ली
और अकबर ने 1564 में जजिया भी हटा लिया। तो ये आप लाइन से याद रखना, ये पूछे जाते हैं। 62 में उसने दास प्रथा खत्म की, और 63 में तीर्थ, और 64 में जजिया कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था? तो ये चंगेज खान। 105 है, अकबर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो 1575 में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। सही है। इबादत खाने में वह धर्म तत्वज्ञों और रहस्यवादियों और अपने दरबार के विद्वानों की गोष्ठियां आयोजित करता था। सही है। कालांतर में अकबर ने इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। ये भी सही है। और राइट आंसर पूछा है इसका असत्य, तो डी गलत हो गया, क्योंकि दीक्षा का दिन शुक्रवार को होता था। ये शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को होता था। राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 106 है, दिल्ली सल्तनत में जो रहट होती थी ये किससे संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित हुआ करती थी? रहट सिंचाई से। और सन 1565 में तालीकोटा के निकट बन्नी हट्टी की लड़ाई में विजयनगर को किसने हराया था? तो बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई थी तालीकोटा के निकट, तो विजयनगर को इसमें हराया था अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा ने, तीनों ही होंगे। 108 है, सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए थे। कौन से? अदली नामक सिक्के। राइट आंसर हो गया इसका, हो गया। इसमें पूछा है कौन सा? सत्य कथन पूछा है ना। तो फिरोज तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पे अदली नामक सिक्के जारी किए। तो फिरोज तुगलक ने नहीं किए थे, ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो पहला गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदिदा व बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। तो अद्धा और बिख ये चलाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं, दोनों ही गलत हो गए हैं। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक नीचे आएंगे और मोहम्मद बिन तुगलक ऊपर जाएंगे। तो राइट आंसर इसका डी हो गया, कोई भी सही नहीं है। 109 है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित असत्य कथन बताना है आपको। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सर्व नाम से सिंचाई कर की वसूली की। सही है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात हो रही है। और दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इसके समय सर्वाधिक नहरों का विकास किया। ये भी सही है। नहरों से फिरोज की व्यक्तिगत आय 2 लाख टंका वार्षिक थी। सही है। और डी इसका गलत है, और यही सही माना जाएगा क्योंकि असत कथन पूछा है। क्योंकि इसने सिरमौर से लेकर झांसी तक नहर खुदवाई थी। ये सिरमौर से लेकर झांसी तक नहीं, बल्कि इसने जो है पहली नहर सतलज नदी से लेकर झज्जर जो रोहतक में है वहाँ तक खुदवाई थी। दूसरी नहर जो थी वो थी सिरमौर से झांसी। तीसरी थी घग्गर से सिरसा तक, और चौथी थी यमुना से फिरोजाबाद तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1110, किस मुगल शासक ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मराठे बड़े दुर्धर्ष और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं? मतलब मराठे बड़े दुर्धर्ष हैं और इस देश में वे प्रतिरोध का केंद्र हैं। ये किस मुगल शासक ने लिखा है? तो ये लिखा है जहांगीर ने। 111 है, किस शासक को गरीबों की भलाई का बहुत ख्याल रहता था, उसने अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था? ये हम ऊपर बताए हैं, इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। और इसने जो है 9 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठा था। और संगीत में उसकी गहरी रुचि थी। उसने किताब-ए नौरस नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। 112 है, चार मीनार से संबंधित असत्य कथन बताने हैं। तो इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। सही है। इसने हैदराबाद का निर्माण भी कराया था और इसका निर्माण 1591-92 में पूरा हुआ। ये इमारत हैदराबाद के बीचों बीच में है। ये भी सही है। इसको जो है इसकी चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। ये भी सही है। प्रत्येक मीनार की जो ऊंचाई है वो 36 मीटर है। ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 36 मीटर नहीं है। प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 113, खुसरो ने विद्रोह किस मुगल शासक के समय पे किया था? तो ये किया था जहांगीर के समय पे। 114 है, कौन सा कथन असत्य है? 17वीं सदी में दो नई फसलें उगाई जाने लगीं, तंबाकू और मक्का। सही है। 18वीं सदी में आलू व लाल मिर्च की खेती होने लगी। ये भी सही है। 17वीं में तंबाकू और मक्का उगाई जाने लगी, 18वीं में आलू व मिर्च। इस काल में भारत के कुछ पड़ोसी देशों को खाद्यान्नों खासकर चावल व शक्कर का निर्यात करता था भारत। तो सही है। और मराठों को दक्कन के मामलों के केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर था। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहला मुगल बादशाह जो था वो जहांगीर था। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 115, तो एक तरफ
यहाँ ये दे रखा है कि मुगल शासकों के प्रशासन में हिंदुओं की संख्या से संबंधित, तो शासक प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी, अकबर के समय में जो हिंदुओं की भागीदारी थी प्रशासन में वो थी 16%, शाहजहाँ के समय थी 24%, औरंगजेब के समय 33%। तो सबसे ज़्यादा औरंगजेब के समय थी। इसके बारे में फिर भी ये है मतभेद कि ये काफ़ी कट्टर माना जाता था। तो इसका राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 116 है, किस यूरोपीय यात्री ने कहा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, लेकिन जबकि जो है लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। अब समझिए आप, आगरा और फतेहपुर सीकरी जो थे वो लंदन से बड़े थे। तो ये किसने कहा था? ये कहा था सर रॉल्फ फिच ने, जो विदेशी यात्री था, यूरोपीय यात्री। क्वेश्चन नंबर 117 है, सोने चांदी और दुनिया के सभी भागों में घूम फिरकर अंत में भारत आकर जमींदोज हो जाते हैं और भारत सोने चांदी के लिए नावदान बन गया है। ये कथन किसका है? ये कथन है वर्नियर का। इसमें थोड़ा देखो ब्लर जरूर दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच के तो स्किप नहीं कर सकते कि भाई देख नहीं रहा है ठीक से। कोशिश नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनमें सब में स्पष्ट PDF हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहाँ के शासक से फरमान पाकर डच लोग मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो ये किस जगह पे की थी? गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा के शासक से फरमान पाया था। 18वीं सदी में सबसे अच्छी नील पैदा होता था, तो सबसे अच्छा नील जो पैदा होता था वो गुजरात में सरखेज से और आगरा के निकट बयाना से। राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन 120 है, आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे का किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। और अकबर ने 1572 में कहाँ पर राजमहल सह किले का निर्माण करवाया? ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन 122 है, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? सी, क्योंकि इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या हारून बिन अली की पुस्तक इक्ता खां से मिलती है। ये गलत हो गया, क्योंकि इससे नहीं मिलती है, ये किससे मिलती है? सियासतनामा से। ठीक है। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर पूछा है, अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार जो है अधिक वेतन देता था। सही है। बाकी ये 2 और 3 गलत हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। और इन्होंने मतलब असत्य पूछा है ना इन्होंने, तो पहला गलत हो गया। देखिए असत्य यहाँ पे नीचे दे रखा है इन्होंने, पहला गलत है। अकबर की अपेक्षा जहांगीर नहीं, अकबर ज़्यादा देते थे। और सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पे वेतन दिया जाता था। ये सही है। इन्होंने हर टुकड़ी में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमानों को बराबर रखने की व्यवस्था की। ये भी सही है। राइट आंसर ए हो गया पहला, केवल क्योंकि असत्य कथन पूछा है। जसवंत और दशावन जो थे किसके दरबार के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये अकबर के समय के थे। कौन? जसवंत और बसावन। क्वेश्चन नंबर 125 है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद किसकी देखरेख में किया गया है? तो ये किया गया फैजी की देखरेख में। 126 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। किसने कहा है कि यदि संस्कृत की रचना ईश्वर ने की थी तो क्या प्राकृत को चोरों और बदमाशों ने जन्म दिया? ये एकनाथ ने कहा है। 128 है, तानसेन को कई नए रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है। तानसेन को संरक्षण देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था अकबर। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके काल में हुई है? तो ये हुई है औरंगजेब के काल में। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा किया है? तो ये पूरा किया है गुरु अर्जुन देव ने। 131 है, वह आडंबर में विश्वास नहीं करता। इसकी ख्याति एक कट्टरतावादी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमानों के रूप में की गई। कालांतर में इसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। औपनिवेशिक कथन किस मुगल शासक के बारे में है? ये है औरंगजेब के काल में। निम्न कथनों में से असत्य कथन बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो सी है। ये गलत है, क्योंकि 770 ईस्वी में धर्मपाल शासक बना। बाकी पाल साम्राज्य की स्थापना 705 में गोपाल ने की। सही है। इस क्षेत्र में फैली अराजकता से तंग आके यहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा चुन लिया था और धर्मपाल को राष्ट्रकूट शासक जो थे उनसे पराजित होना पड़ा। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 133, किसने पाल शासक को रूहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा है? तो किसने कहा है? ये सुलेमान ने।
134 संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में रहता था? तो ये किसके दरबार में रहता था? महिपाल के। चोल साम्राज्य में कौन से महानगरों का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ है तंजावुर, गंगई और कांची, कोंडचोलपुरम, ये सभी का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 136 है, चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई? तो ये हुई थी द्रविड़ शैली। और चोल साम्राज्य को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है, या स्थानीय स्वशासन का संरक्षक। 137 है, पंपा, पोन्ना, रन्ना किस साहित्य के रत्न माने जाते हैं? तो ये किसके साहित्य के रत्न माने जाते हैं? ये माने जाते हैं कन्नड़ के। 138 है, चालुक्य साम्राज्य में गुजरात संबंधी वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? तो ये जो थे वास्तुपाल और तेजपाल, ये मंत्री और व्यापारी हुआ करते थे। सही है। वस्तुपाल मंत्री था और तेजपाल जो था वो व्यापारी था। 139 है, माउंट आबू जो है इसका दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू का जो है ये जैन मंदिर है। ठीक। 140 है, इतिहासकार बन्नी ने किस सुल्तान के बारे में लिखा है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। तो ये बलबन ने कहा था। ठीक है। कितनी क्रूरता भरी हुई थी इसके अंदर, आप समझ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जोड़ों पर ध्यान दें। सुल्तान दे रखे हैं उनके सिक्के जो चलाए उन्होंने। तो इल्तुतमिश जो था, मतलब ये पूछा था, यूपीएससी का ट्रेंड है देखो कि कितने जोड़े गलत हैं कितने सही हैं। तो गलत जोड़े पूछे हैं, उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है। तो देखो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। सही है। और बलबन जो था, बलबन ने सोने व चांदी का अदली चलाया था। ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीनार चलाया था। तो ये इससे मैच होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यग्नि चलाया था, जिसको दो इकन्नी भी बोलते थे। ये इससे मैच होगा। तो कितने जोड़े गलत हैं? तो 2 जोड़े गलत हैं, 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ये इसके चाचा भी थे और ससुर भी थे। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस स्थान पे की थी? तो ये जो की थी वो कड़ा, इलाहाबाद के पास, यहाँ पे की थी। क्वेश्चन 143 है, ये मुगल साम्राज्य के वंश दे रखे हैं, सॉरी दिल्ली सल्तनत के, इनको जो है मैच करना है। तो खिलजी वंश आता है पहले, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद और लोधी। ठीक है। 144 अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय इसके समय कौन मौजूद था? तो इसके समय जो है अमीर खुसरो मौजूद था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अमीर कोही की बात हो रही है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 145 का डी हो गया। 146 है, सुदर्शन झील से संबंधित असत कथन बताना है। सुदर्शन झील से संबंधित, तो इसकी जानकारी का स्रोत जो है वो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से है प्राप्त होती है। इसकी जानकारी सही है। और असत कथन हमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण जो था वो पुष्यगुप्त के द्वारा किया गया था। सही है। अशोक जो थे वो तुसास ने इसमें नहरें निकलवाईं। सही है ये भी। और स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया था, ना कि समुद्रगुप्त ने। तो राइट आंसर इसका डी हो गया। विजयनगर के प्रशासन में राज्य के विभाजन का सही क्रम बताना है। तो इसका पहले मंडलम आएगा, फिर नाडु, फिर स्थल, सबसे छोटा ग्राम। ठीक है। जो मंडलम हुआ करता था, इसके नीचे नाडु, नाडु मतलब जिला, और उसके नीचे स्थल मतलब उपजिला जो तहसील कह सकते हैं, और फिर ग्राम। ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ए। 48 है, 148। 1498 में वास्को डी गामा किस गुजराती चालक के साथ कालीकट पे आया था? तो किसके साथ पे आया था ये? अब्दुल मजीद के साथ। 149 है, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक खिताब दिया जाता है? तो ये अमीर खुसरो को। तो देखिए आपका टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम डेली इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और बिहार जीके की भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं, आप जाके देख सकते हैं। 150 है, किस यूरोपियन यात्री ने कहा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही जहर दिया जाता रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूज कर मर जाती थी? तो इसका राइट आंसर क्या था? बरबोसा, डी।
इसने कहा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टेस्ट एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री का। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो शेड्यूल में हमारा टेस्ट है वो हम करेंगे। तब तक के लिए अभी देखो हमने मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री ये कंप्लीट करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।